वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देख रहे हैं नीट का जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था लेवल सेकंड का 23 तारीख को, उसका हम क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। याद रखना है कौन सा ये जो हमारी शिफ्ट है वो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है। ये सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है और हुआ था 23 को। और इसका जो पेपर कोड है, हमारे पास पेपर कोड ए है। पेपर कोड के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। इसमें हम सोल्व करेंगे साइकोलॉजी, हिंदी और संस्कृत। अभी तो हम साइकोलॉजी करेंगे, फिर आपको मैं लेवल फर्स्ट में हिंदी, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी सेकंड दोनों बताऊंगा, इंग्लिश भी बताऊंगा और संस्कृत आंसर की बताऊंगा। शुरुआत करते हैं हम साइकोलॉजी से। आपके पास साइकोलॉजी हम सोल्व कर रहे हैं फर्स्ट में। और याद रखना ये जो हमारा एग्जाम है वो शिफ्ट सेकंड का एग्जाम है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है विकास का कौन सा आयाम नोम चोम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित है। सिंपल सा कहे तो जो नोम चोम्स्की है किसके विकास से संबंधित है। पहला भाषा विकास, दूसरा नैतिक विकास, तीसरा सामूहिक विकास और चौथा है संज्ञानात्मक विकास। याद रखना कहीं पे भी नाम आ जाए नोम चोम्स्की, हमेशा इनका आंसर जाएगा भाषा विकास से संबंधित है ये। ठीक है, आंसर ए जाएगा पहले क्वेश्चन का। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या कहता है देखो, स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से क्या होती है। यानी स्वभाव में जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है वो आधारभूत रूप से क्या होती है। अधिगमित होती है, जन्मजात होती है, अधिग्रहित होती है या सांस्कृतिक होती है। याद रखना इसका जो आंसर जाएगा वो जन्मजात होगा। ठीक है, स्वभाव में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है वो जन्मजात होगी। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का। अगला हमारे पास क्वेश्चन है किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया। यानी व्यक्तित्व का सिद्धांत किसने नहीं दिया है वो पूछा है। स्किनर, सिगमंड फ्रायड, आल्पोर्ट और केटल। याद रखना देखो सिगमंड ने भी प्रिंसिपल दिया था व्यक्तित्व से रिलेटेड, रेमंड ने भी दिया था, केटल ने भी दिया था, आल्पोर्ट ने भी दिया था। तो किसने दिया था? स्किनर ने, है ना। इसने लर्निंग थ्योरी दी थी, अधिगम के सिद्धांत दिए थे स्किनर ने। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा हमारे बी। उसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये कहता है हेनरी मुरे और मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया था। तो सिंपल सा है, मॉर्गन और मोरे का कौन सा है, टी आता है इसका। ठीक है ना, कौन सा, टी ए। देखो आप अगर इंग्लिश में पढ़ोगे तो इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। देखो थीमेटिक एप्रिसिएशन एप्रिसिएशन टेस्ट। तो मॉर्गन और मोरे का कौन सा हो गया ऑप्शन। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। वो कहता है एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है। कौन सा वृद्धि से संबंधित नहीं है वो बताना है। देखो पोषण, स्वास्थ्य, निद्रा या अधिवास। देखो पोषण में किसका रोल है या किसका नहीं है वो देखना है। यानी 3 का तो है और 1 का नहीं है, आपको पहचानना है। तो पोषण का भी रोल होता है, स्वास्थ्य का भी होता है, निद्रा का भी होता है सोने का, लेकिन अधिवास का इतना फर्क नहीं है। ठीक है, ऑप्शन जाएगा इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारे पास नंबर 6। कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है। संस्कृति मुक्त मतलब भाषा का कोई रोल नहीं है, अवाचिक मतलब अशिक्षित लोगों के लिए है, आपको पहचानना है। पहला है बुद्धिमत्ता का समूह सिद्धांत, वेशलर वयस्क बुद्धिमापनी, भाटिया बैटरी, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्सेस। देखो संस्कृति मुक्त है ना, संस्कृति मुक्त में जो एक ही नाम आता है बार बार वो आता है हमारा स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक। ऑप्शन डी होगा छठे क्वेश्चन का। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। ये कहता है बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है। गार्डनर का सिद्धांत देखना है हमें, उसके सिद्धांत में कौन सी चीज शामिल नहीं है। पहला देखो अंत वैयक्तिक यानी इंट्रापर्सनल, ये शामिल था। ठीक है, उसके बाद में आता है प्राकृतिक नेचुरलिस्टिक, ये भी था। इमोशनल था क्या उसके सिद्धांत में? नहीं था, इमोशनल बुद्धि अलग ही है। ठीक है ना,
सेलोवी और गोल्डमैन का कॉन्सेप्ट है ये, बाकी अस्तित्ववादी भी था। तो ऑप्शन सी होगा हमारे 7वें क्वेश्चन का। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। देखो कहता है ये, रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? रचनात्मकता है वो चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? पहला है अत्यधिक चिंतन, दूसरा अधिचिंतन, तीसरा विमर्शी चिंतन, चौथा है अपसारी चिंतन। तो आपको पता होना चाहिए जो रचनात्मकता है या जो क्रिएटिविटी है, जो सृजनशीलता है, वो अपसारी चिंतन से संबंधित है। तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। याद रखना हम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं और उसका जो पेपर कोड है वो है ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? यानी जो मानसिक विमंदित पद है उसको किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है वो आपको देखना है। बौद्धिक अयोग्यता, मानसिक कमजोरी, बौद्धिक पिछड़ापन या बौद्धिक प्रतिकूलता। देखो मानसिक विमंदित मतलब मेंटल रिटार्डेशन, इसको किसके साथ कोरिलेट किया गया है, यानी किस चीज को हम मानसिक विमंदित कहेंगे, ऐसा ये पूछना चाह रहा है। तो याद रखना बौद्धिक अयोग्यता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को हम बोलते हैं मानसिक विमंदित। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। ये कहता है, व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए कौन सा सत्य नहीं है? स्थिर, सामान्य, स्थायी या अनूठा। ठीक है, तो याद रखना स्थिर वाला ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। वो कहता है, पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को क्या कहा जाता है? देखो डिसकैल्कुलिया मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया किससे रिलेटेड है? डिसग्राफिया है वो लिखने से संबंधित है। ठीक है, इसने पढ़ने से बोला है। डिस्थीमिया भी नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया हो जाएगा ये पढ़ने से। जैसे पढ़ेगा वो लकड़ी को लड़की पढ़ लेगा, कुछ इस तरह से। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप से वर्गीकृत किया गया है। यानी जो न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं उनसे जो वंचित बालक हैं ना, उसको किस रूप में वर्गीकृत किया गया वो बताना है। अपराधी बालक हो सकते हैं क्या? नहीं, अपराधी बालक वो नहीं हो सकते हैं। विशिष्ट बालक भी नहीं हो सकते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति ग्रस्त बालक हो सकते हैं क्या? वो बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि परिस्थिति उनके प्रतिकूल है। कि पिछड़े बालक तो जो पढ़ाई में पिछड़े होते हैं वो होते हैं। तो ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। वो कहता है, निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारगत लक्षण है? कुसमायोजन का व्यवहारगत लक्षण कौन सा है वो आपको बताना है। देखो क्या होता है समायोजन, कुसमायोजन, जब भी आपके मन में कोई द्वंद्व चल रहा हो, कुंठा हो, दुश्चिंता हो, उससे आप बाहर आने की कोशिश करते हो, उसी को बोलते हैं समायोजन। ठीक है ना, तो यहाँ पे पूछा है कुसमायोजन का व्यवहारगत लक्षण, यानी ऐसा कौन सा व्यवहारगत लक्षण है जिससे आप कुसमायोजन में जा सकते हो। देखो पहला है आक्रामकता, दूसरा चिंता, तीसरा असुरक्षा और चौथा है उदासीनता। तो हमें ध्यान रखना है जो कुसमायोजन का जो व्यवहारगत लक्षण है ना, वो आक्रामकता है, एग्रेशन। ज्यादा करोगे ना तो कुसमायोजन होने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। वो कहता है, विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, आपको बताना है आंसर। पहला है पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, दूसरा खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, तीसरा भिन्न शिक्षण विधियां और चौथा विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण। याद रखना जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए कौन सा हो जाएगा? विशेष गतिविधियों के लिए ऑप्शन डी। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। वो कहता है, इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न द्वारा समझाया जाता है। जो पावलोव का जो सिद्धांत है उसको किसके आधार पर हम समझा सकते हैं वो कहा है। देखो पुनर्बलन से समझा सकते हैं क्या? नहीं, पावलोव ने पुनर्बलन जैसा कोई अवधारणा नहीं दी थी। साहचर्य से समझा सकते हैं, आयत में बहुत सही है ना, साहचर्य एसोसिएशन। बाकी अनुकरण भी नहीं है और अंतर्दृष्टि भी नहीं है, तो कोहलर का है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा डी।
अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। ये कहता है देखो, निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? अधिगम की प्रक्रिया कौन सी नहीं है? प्रतिबिंबन, तर्क, परिपक्वता और कल्पना। तो हमें ध्यान रखना है बालकों के लिए जो अधिगम की प्रक्रिया नहीं है वो है हमारा पास परिपक्वता। ऑप्शन सी। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। ये कहता है अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? तो पुरस्कार और दंड किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? आपको उसका आंसर बताना है। थॉर्नडाइक ने बताया था क्या? नहीं। होलर कोफ्का ने भी नहीं बताया था। स्किनर का कॉन्सेप्ट है, याद रखना ये। एफ स्किनर, बाकी अल्बर्ट बांडुरा का भी। ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। ये कहता है अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, पहला अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल होता है ये। अगला है अपेक्षाकृत रूप से स्थायी परिवर्तन परिलक्षित होता है, ये भी सही बात है। अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है क्या? बिल्कुल होता है। अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया, नहीं, जन्मजात प्रक्रिया नहीं है अधिगम। ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। अगला जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया? कॉन्सेप्ट मैपिंग किसने दिया था? ये पूछा इसने, है ना। किसने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट मैपिंग? कॉर्ल ने किया था क्या? नहीं किया था कॉर्ल ने। सेलिगमैन ने भी नहीं, चोम्स्की ने भी नहीं, ये किया था नोवाक ने। ठीक है ना, नोवाक ने दिया था कॉन्सेप्ट मैपिंग का सबसे पहले कॉन्सेप्ट। ऑप्शन। अगला आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। ये कहता है शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? कौन सा ऐसा प्रकार है जो शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? संज्ञानात्मक शिक्षण बिल्कुल है, भावात्मक भी होता है, मनोगत्यात्मक में भी होता है, लेकिन मननात्मक शिक्षण नहीं होता है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन चला जाएगा। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। ये कहता है नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मक विधि को कहा जाता है। इस विधि को क्या कहा जाता है, इसने ये पूछा है। याद रखना, इसको बोलते हैं मस्तिष्क युक्ति, ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रेटेजी बोलते हैं इसको। ऑप्शन ए होगा। अगला चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये कहता है कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? ना, किसने पूछा? इसने अभिप्रेरणा की भूमिका पूछी है कक्षा अधिगम में, कौन सी प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? देखो, पहला है प्रगति तथा परिणाम का ज्ञान। प्रगति और परिणाम का ज्ञान होना चाहिए बच्चे को, बिल्कुल होना चाहिए। अंतर्वैयक्तिक समायोजन, देखो अंतर्वैयक्तिक समायोजन का कोई लेना देना नहीं अभिप्रेरणा से। हमारा बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। ये कहता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2022 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? मेन जो फिलोसॉफी है वो क्या है? एनसीएफ 2005 का। व्यावसायिक कुशलताएं सीखना, बिना बोझ के शिक्षा, शैक्षिक गतिविधियों को सीखना, या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आपको ध्यान रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना एनसीएफ 2005 का उद्देश्य, वो है शिक्षा बिना बोझ के या बिना बोझ के सीखना। ऑप्शन बी होगा इसका। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा कथन असत्य है या सत्य नहीं है वो देखा है। इसके लिए आरटीई एक्ट 2009 से संबंधित हमें देखना। पहला, 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, बिल्कुल सही बात है। अगला है विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान भी है आर्टिकल 21 में। अगला है प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, ठीक है, इसमें ये भी है। अगला है अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम घंटे 60 नहीं है, कितने घंटे हैं? 45 घंटे हैं। यही हो गया, यही देखना था, तो ऑप्शन होगा 22वें का। अगला आता है क्वेश्चन नंबर, क्या कहता है शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान विकास में किसका योगदान नहीं है? देखो क्रियात्मक अनुसंधान में किसका योगदान नहीं है, डायरेक्ट पूछा है।
फोर्थ लेविन, बकिंगम, कोरे या स्टेफन एम कोरे। देखो कोरे, कोवे और कोरे देखो याद रखना, आप देखो बहुत कंफ्यूज किया इसने ना, सी में कोवे दिया है और डी में कोवे दिया है ना। जो हम पढ़ते हैं वो कोरे पढ़ते हैं, याद रखना। हम क्या पढ़ते हैं? हम कोवे पढ़ते हैं, बकिंगम भी पढ़ते हैं, लेविन भी पढ़ते हैं, लेकिन कोवे का कोई रोल नहीं है। ठीक है, देखो उसने अच्छा ऑप्शन दिया, आपको लगेगा एक ही जैसा, लेकिन कोवे आंसर जाएगा हमारा सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। वो कहता है शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान में किस प्रकार के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? पहला है क्रम सूचन मापनी। देखो आप क्रम से जमा रहे हो, ठीक है ना, उसको कहेंगे हम क्रम सूचन मापनी, इसका तो प्रयोग करते हैं। अगला है नोमियल स्केल। देखो सबसे कम इसी का होता है नामिक मापनी का, ठीक है ना, ये याद रखना, आपने से ही पूछा था, बाकी अनुपातिक और समानांतराली इनका ज्यादा होता है। तो ऑप्शन बी होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। ये कहता है निम्न वैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? बाल विकास का सिद्धांत किसने नहीं दिया था वो पूछना, वो बताना है आपको। तो जिन पियाजे ने दिया था क्या बाल विकास का सिद्धांत? बिल्कुल दिया था जिन पियाजे ने। अब्राहम मास्लो ने दिया था क्या? इसने आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था, याद रखना, अब्राहम मास्लो ने, कि बाल विकास का सिद्धांत, अपना यही आंसर सही जाएगा। बाकी बांडुरा ने भी दिया था सामाजिक अधिगम, है ना, वाइगोस्की ने भी दिया था सामाजिक सांस्कृतिक। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा बी। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। ये कहता है आनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? हमें क्या करना है? आनुवांशिकता की भूमिका अध्ययन करना है, तो कौन सी विधि सही नहीं है? जुड़वा बच्चों का अध्ययन, ये क्या है? बिल्कुल होता है जुड़वा बच्चों का अध्ययन। अभिभावक बालक विश्लेषण, बिल्कुल ये भी है। अगला है दत्तक ग्रहण अध्ययन, और उसके बाद में आता है समवयस्क समूह। याद रखना, आपको समवयस्क समूह का भी अध्ययन करते हैं, लेकिन दत्तक ग्रहण का नहीं करते हैं। तो ऑप्शन सी होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, 28वें का सी। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 29। ये कहता है एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक और मनोदैहिक विशेषताओं को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? यानी एक व्यक्ति की जो दिखाई देने वाली है दैहिक और मनोदैहिक विशेषताओं को किस रूप में परिभाषित कर सकते हो? देखो जो आपको बाहर से दिख रहा है ना विशेषता, उन विशेषताओं को आप कहते हो फिनोटाइप, और जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसको कहते हो जीनोटाइप। तो जीनोटाइप तो जीन से रिलेटेड ये पूछा नहीं इसने, तो क्या हो जाएगा हमारा फिनोटाइप आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट पूर्ण व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट पूर्ण व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है। वातावरणीय, सामाजिक, जैविक या मनोवैज्ञानिक? आपको याद रखना है जो जैविक है वो बाल विकास के अंदर एक विशिष्ट और पूर्ण व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है, जैविक। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से हमने साइकोलॉजी के क्वेश्चन सोल्व किए हैं लेवल सेकेंड के, जो सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था 23 को। थैंक यू सो मच।